हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू रेडियन गुरुकुल। मेरा नाम है साक्षी मेहरा और मैं हूं आपकी साइंस एजुकेटर और ये है रूट बैच, जिसमें मैं आपको एकदम रूट से एकदम बेसिक से जनरल साइंस का कंप्लीट सिलेबस कवर करवा रही हूं। अभी तक हम मेटल्स की 2 क्लासेस ले चुके हैं, जिसमें मैंने आपको एक क्लास में मेटल कंप्लीट करवाया था, जिसमें मैंने आपको केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज करवाई थी मेटल्स की। नेक्स्ट क्लास में हमने नॉन मेटल्स को टारगेट किया था और आज की क्लास में बेसिकली एम ये है कि हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करेंगे। ठीक है, अब क्या है ये एक्सट्रैक्शन मेटल का और उससे जुड़ी हुई कई सारी टर्मिनोलॉजीज और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स आज हम देखते हुए चलेंगे। जैसे आप सभी ने कई बार नाम सुना होगा मिनरल्स का, कि मिनरल्स क्या होते हैं, ओर्स क्या हैं और अलॉय। ये सभी जो टर्म्स मैंने अभी बोली उनको हम क्लियर करते हुए चलेंगे। हर एक का डिफरेंट मीनिंग है और हर चीज़ मैं आपको आज की क्लास में समझाऊंगी। जैसे कि हमारी क्लास की शुरुआत हमेशा थॉट ऑफ द डे से होती है, तो आज जो थॉट मैं लेके आई हूँ वो बहुत ही इजी और सिंपल है। जैसा कि आप सब भी पहले से इस थॉट को जानते हैं, क्या है? Nothing is impossible. The word itself says I am possible. It means कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। इवन ये जो शब्द है इम्पॉसिबल, इसमें भी एक और शब्द छुपा हुआ है जो कि है I am possible, मतलब हर चीज पॉसिबल है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं अपनी तैयारी जीत की। तो देखो, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आज की क्लास में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे। ठीक है, अकरेंस ऑफ मेटल। ठीक है, अकरेंस ऑफ मेटल में क्या आएगा कि मेटल्स, आपने मेटल धातु नाम तो सुना है ना, और बहुत सारे मेटल्स आपके दिमाग में भी इस टाइम होंगे, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कई सारे मेटल्स आपके दिमाग में होंगे। पर क्या वो जैसा हमने देखा है हमेशा से नेचर में वैसे ही एग्जिस्ट करते थे? तो ये सभी चीजें मैं आपको आज की क्लास में समझाऊंगी। इसी वाले टॉपिक में हम अपने 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे। अकरेंस ऑफ मेटल में एक मिनरल देखेंगे और दूसरा क्या देखेंगे, ओर क्या होता है। ठीक है, यहीं पे हम डिफरेंट टाइप ऑफ ओर्स पे भी एक बार नजर डालेंगे। आगे हम देखें एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब ये जो मेटल है जो डिफरेंट फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं उसको निकालेंगे। ठीक है, उसको अपने यूज के लिए, है ना। जैसे अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड को हम ज्वेलरी बनाने में यूज कर रहे हैं, सिल्वर को यूज कर रहे हैं, तो इनको एक्सट्रैक्ट करेंगे और इसके अलावा भी कई सारे मेटल्स हैं और फिर उनको जो भी प्रोसेसेस के लिए या पर्पसेस के लिए हमें उनकी ज़रूरत है वहाँ उसे यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे हम कोरोजन देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोरोजन, जिससे हमेशा क्वेश्चंस बनते हैं। आज की क्लास में मैं PYQs नहीं लेके आई हूँ। अगर मुझे लगेगा कि PYQs इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको इससे जुड़ी हुई एक क्लास और करवा दूंगी। बाकी मेटल्स और नॉन मेटल्स के PYQs मैं आपको करवा चुकी हूँ। देखो, अगर हम बात करें अकरेंस ऑफ मेटल की, तो सबसे पहली बात क्या है, सबसे आसान और इजी चीज़ है मेटल्स की अकरेंस आपको समझना। क्यों? देखो, जैसे हम किस पे रहते हैं, हम धरती पे रहते हैं, है ना। वैसे ही धरती के अंदर अर्थ क्रस्ट में आपको क्या मिलते हैं, मेटल्स पाए जाते हैं। और सिर्फ मेटल्स ही नहीं, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में कहाँ पे पाए जाते हैं, अर्थ में, धरती के क्रस्ट में, अर्थ क्रस्ट में आपको मिलेंगे। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में जो 2 नॉन मेटल्स अगर आपको देखने को मिलेंगे तो एक है आपका ऑक्सीजन और दूसरा है आपका सिलिका। ठीक है, क्या है? सिलिका, जो आपको अर्थ क्रस्ट में दिखते हैं या पाए जाते हैं और दोनों ही क्या है, नॉन मेटल्स है। ठीक है, मतलब मेटल्स नहीं है। इसके अलावा अगर मैं किसी मेटल की बात करूं जो अर्थ क्रस्ट में बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, किसी मेटल की बात, तो हम ले सकते हैं एल्यूमिनियम। किसकी बात ले सकते हैं? एल्यूमिनियम की।
ठीक है, एल्यूमिनियम की सबसे ज्यादा अमाउंट जिस मेटल का अर्थ क्रस्ट में, धरती में पाया जाता है वो क्या है आपका, एल्यूमिनियम है। ठीक है, एल्यूमिनियम है। उसके बाद सभी मेटल्स प्रेजेंट हैं आपके अर्थ क्रस्ट में, पर एल्यूमिनियम से कम अमाउंट में या कम कंसंट्रेशन में प्रेजेंट हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अच्छा ये देखो, क्या सभी मेटल्स हमेशा अर्थ के अंदर ऐसे ही प्रेजेंट है, मतलब एल्यूमिनियम अकेला प्रेजेंट है, बाकी गोल्ड अकेला प्रेजेंट है, मतलब किसी और चीज के साथ नहीं प्रेजेंट? नहीं, ऐसा नहीं होता। मेटल्स आर, अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद हो जो मैंने आपको पढ़ाई थी, तो मैंने आपको उसमें दिखाया था कि कुछ ऊपर के मेटल्स होते हैं। देखो, हम आज भी देखेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं। ये देखो, रिएक्टिविटी सीरीज थी। अब ये जो कुछ ऊपर के मेटल्स हैं, हाइड्रोजन से ऊपर वाले जो हैं, वो सभी कैसे हैं आपके, रिएक्टिव मेटल्स हैं। और ये जो नीचे वाले सभी मेटल्स हैं, है ना, ये सभी, ये कैसे हैं आपके, लीस्ट रिएक्टिव, जो रिएक्ट कम करते हैं या फिर रिएक्ट करते ही नहीं है। तो इस बेस पे क्या बनेगा कि जो आपका मेटल है, या तो वो किसी के साथ जुड़ के रह रहा होगा, ठीक है, या फिर वो अकेला रह रहा होगा। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, या तो मेटल अकेला है। कैसे है, अकेला है, जैसे कि अगर वो अनरिएक्टिव है, एग्जाम्पल के तौर पे सिल्वर की बात कर लो आप, गोल्ड की बात कर लो, तो ये कैसे रहते हैं, ये अकेले रहते हैं, है ना। वहीं अगर हम बाकी मेटल्स की बात करें जो रिएक्टिव हैं, वो कैसे रहेंगे, कोई ना कोई कंपाउंड बना के, कोई ना कोई किसी और एलिमेंट के साथ जुड़ के रहेंगे। तो वही जब कोई मेटल, ठीक है, वही हमारा जो पहला टॉपिक है, मिनरल्स। ठीक है, तो मिनरल्स क्या है, जब कोई मेटल किसी और चीज के साथ जुड़ के धरती के नीचे प्रेजेंट है, तो उसे क्या बोलेंगे, मिनरल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मिनरल बोलेंगे। क्या लिखा हुआ है, द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, वो वाले एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट। ठीक है, जो नेचुरली अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, और उसमें क्या प्रेजेंट है, उस एलिमेंट और कंपाउंड के अंदर क्या प्रेजेंट है, कोई आपको छुपा हुआ मेटल मिलेगा। ठीक है, कोई आपको छुपा हुआ मेटल मिलेगा। तो उस तरह के एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको इमेज दिखा रखी है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स की आपको इमेज दिखा रखी है, और इस हर एक मिनरल में कोई ना कोई छुपा हुआ मेटल प्रेजेंट होगा। ठीक है, इतनी बात समझ आई, इतनी बात समझ आई। अब दूसरी चीज की अगर हम बात करें कि मैम और क्या होता है, और क्या होता है, तो ज्यादा परेशान नहीं होना। देखो, और भी क्या है, एक मिनरल ही है। ठीक है, ठीक है, और भी क्या है, एक मिनरल ही है। मैम आपने तो कंफ्यूज कर दिया, तो कंफ्यूज नहीं होना। एक मेटल आपके डिफरेंट मिनरल्स में प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, मान लो ये कोई मेटल है आपका, मान लो ये एल्यूमिनियम एक मेटल है। ठीक है, अब ये इसका इस एल्यूमिनियम का एक और क्या है आपका, ये हमने इसको नाम दे दिया ए, या और नहीं, मैं कह रही हूँ कि इस एक एल्यूमिनियम के मेटल के डिफरेंट मिनरल्स हैं। जैसे ये एक ए मिनरल हो गया, और एक आपका ये बी मिनरल हो गया, और एक आपका ये सी मिनरल हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपके कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स हैं, और तीनों में क्या प्रेजेंट है, एल्यूमिनियम प्रेजेंट है। पर तीनों में जो अमाउंट है एल्यूमिनियम का अलग है। जैसे मान लो कि हम कह देते हैं कि ए में 20% एल्यूमिनियम प्रेजेंट है। ठीक है, बी में 15% एल्यूमिनियम प्रेजेंट है, और सी में कितना एल्यूमिनियम प्रेजेंट है, सी में कितना एल्यूमिनियम प्रेजेंट है, 30%। ठीक है, 30%। ठीक है, वही अब जब आपको एल्यूमिनियम को या किसी मेटल को किसी मिनरल से बाहर निकालना है, तो आपको कुछ खर्चा करना पड़ेगा, है ना, कुछ पैसा उसमें वेस्ट होगा या पैसा लगेगा, तभी तो आप कुछ प्रोसेसेस के थ्रू क्या करोगे कि उस मिनरल में से अपने मेटल को बाहर निकाल पाओगे, है ना। तो उसी को क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन। ठीक है, इतनी बात समझ आई। तो मान लो पहले वाले में से, ए मिनरल में से एल्यूमिनियम मेटल को निकालने में आपको लगे 10 रुपए। ठीक है, दूसरे वाले में से निकालने में आपको लगे 5 रुपए, और तीसरे वाले में से निकालने में आपको लगे मान लो 2 रुपए ही लगे। ठीक है, 2 ही लगे, सिर्फ एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो और इनमें से कौन सा होगा,
और एक ऐसा मिनरल होता है जिसमें से आप जब मेटल को निकालो, मेटल को एक्सट्रैक्ट करो, तो पहले तो वो चीप हो, मतलब चीपली निकाल पाओ, आप सस्ते में निकाल पाओ और क्वांटिटी भी ज्यादा मिले, ठीक है। तो अगर आप इन तीनों में से देखोगे, ये तीनों ही मिनरल है, किसके, एल्यूमिनियम के। तीनों में ही अलग अलग परसेंटेज में क्या प्रेजेंट है, आपका एल्यूमिनियम मेटल प्रेजेंट है, ठीक है। पर सबसे आसानी से, सबसे सस्ता आप किससे निकाल सकते हो, इस सी वाले से, ठीक है। सी वाले मिनरल से आप बहुत ही कम पैसों में और ज्यादा अमाउंट भी किसमें ज्यादा है, एल्यूमिनियम का, सी में निकाल सकते हो। तो इस तरह के मिनरल्स को ही हम क्या बोलते हैं, ओर बोलते हैं। तो थे तो सारे ही मिनरल, पर एल्यूमिनियम का और कौन सा हुआ, सी हुआ, ठीक है। तो देखो हम देखते हैं, एट सम प्लेसेस मिनरल्स कंटेन ए वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल। किसी एक पर्टिकुलर मेटल का बहुत ज्यादा हाई परसेंटेज किसमें प्रेजेंट होता है, आपका मेटल्स किसमें प्रेजेंट होता है, आपका किसी एक पर्टिकुलर मिनरल में होगा, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर मिनरल में होगा। एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड। हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, हम कैसे उस मेटल को निकालेंगे, जिस एक ऐसे तरीके से जिससे हमें फायदा हो, है ना, जिससे हमें हमारा जो खर्चा है वो कम हो, प्रॉफिटेबली। तो इस तरह के मिनरल्स को क्या कहा जाता है, ओर कहा जाता है। इस तरह के मिनरल्स को क्या कहा जाता है, ओर कहा जाता है, ठीक है, समझ आया। मिनरल क्या थे, मैंने अभी तक क्या बताया कि जो मेटल्स हैं या एलिमेंट्स हैं वो अर्थ क्रस्ट में ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। पहले मैंने सिंपल ये बोला। अब कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो अनरिएक्टिव हैं, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे, वो किसी के साथ नहीं जुड़ रहे, तो वो अकेले पाए जा रहे हैं, ठीक है, अकेले रहेंगे अर्थ क्रस्ट में। वहीं कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो किसी नॉन मेटल के साथ, ठीक है, नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बना के रहेंगे, तो वो जो कंपाउंड बन रहा है उसको हमने मिनरल बोला, ठीक है। अब मिनरल अलग, एक ही मेटल के लिए कई अलग अलग मिनरल्स हो सकते हैं, किसी में ज्यादा परसेंटेज है उस मेटल की, किसी में कम परसेंटेज है उस मेटल की। वहीं अगर हम ओर की बात करें तो ओर एक ऐसा मिनरल है जिससे हम जब मेटल निकाल रहे हैं हमारा कॉस्ट कम लगे, ठीक है, चीपली हम एक्सट्रैक्ट कर पाए मेटल कम पैसों में, और साथ ही साथ हमें ज्यादा अमाउंट में हाई परसेंटेज उस मेटल का मिल सके, ठीक है। समझ आई इतनी बात आप सभी को? आप चाहो तो एक बार फिर से इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझ सकते हो। वहीं अगर हम आगे चले तो देखो यहाँ पे मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ओर्स के, ठीक है। जैसे कि एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें, एल्यूमिनियम कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, जब ऑक्साइड बना रहा है। याद करो मैंने क्या बताया कि अर्थ क्रस्ट में जो दो नॉन मेटल पाए जा रहे हैं उनमें वो कौन से हैं, ज्यादा, बहुत सारे होंगे वैसे तो, पर ज्यादा कंसंट्रेशन में या ज्यादा अमाउंट में जो दो नॉन मेटल पाए जा रहे थे उनमें से एक ऑक्सीजन भी था। क्या था, ऑक्सीजन भी था। तो बहुत सारे क्या करेंगे, जो मेटल्स होंगे, जो रिएक्टिव होंगे, जो रिएक्ट कर रहे होंगे, वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ एक रिएक्शन करेंगे और क्या बना लेंगे, मेटल ऑक्साइड। ऑक्सीजन के साथ जब मेटल रिएक्ट किया तो उसने क्या बना लिया, मेटल ऑक्साइड बना लिया, ठीक है, समझ आया इतना, मेटल ऑक्साइड। तो इस तरह से अब ये जो मेटल ऑक्साइड है ये हमें एज अ मिनरल मिलेगा या एज अ ओर मिलेगा, और इसमें से हम आगे मेटल निकाल लेंगे, इसमें से आगे हम अपना मेटल निकाल लेंगे। जैसे कि अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें, कुछ यहाँ पे आपको बहुत सारे दिए हुए हैं, आप इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो मैं अभी बता देती हूँ वो आप थोड़ा ध्यान से देख लेना। जैसे एल्यूमिनियम का ओर कौन सा होता है, बॉक्साइट, ठीक है, एल्यूमिनियम का ओर कौन सा है, बॉक्साइट है। और इसकी कंपोजिशन क्या है या इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, Al2O3.2H2O, ठीक है, मतलब Al2O3 क्या हुआ, एल्यूमिना। Al2O3 को हम क्या बोलते हैं, Al2O3 का एक और नाम होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, एल्यूमिना, या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, ठीक है, इतनी बात क्लियर है सभी को। हाँ, कॉपर का क्या है, क्यूपराइट, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड। आयरन का मैग्नेटाइट, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड, ठीक है, या इसको हम मैग्नेटाइट भी बोलते हैं। वहीं
कॉपर के लिए जब वो सल्फाइड की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो यहाँ पे क्या बनेगा, कॉपर पाइराइट बनेगा, जिसका फॉर्मूला क्या है, ये है। तो आप कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखते हुए चलना, ठीक है। वहीं अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक जब सल्फाइड की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, अब मैम ऐसे क्यों कि कुछ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किए, कुछ सल्फर के साथ, या कुछ ने सल्फाइड बनाया, कुछ ने ऑक्साइड, ये सभी चीजें आज ही के चैप्टर में या आज ही के टॉपिक में हमें समझनी है, जो कि बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएंगी, ठीक है। लेड की बात करें तो उसके और को हम क्या बोलते हैं, गैलीना, PbS, ठीक है। वही मर्क्यूरी का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, सिनेबार, HgS, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आप बहुत ही ध्यान से देख सकते हैं। सोडियम कैसे रहता है, NaCl, सॉल्ट बना के, जिसे हम टेबल सॉल्ट कहते हैं, जिसे हम खाने में यूज करते हैं, तो इसे रॉक सॉल्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। जिंक का एक और आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है कैलेमाइन, और कैल्शियम का लाइमस्टोन। तो कैल्शियम का लाइमस्टोन आप थोड़ा ध्यान रख लेना। और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट, कैल्शियम का जिप्सम, ठीक है, जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4.2H2O, ठीक है, इतना ही है, हाँ इंपॉर्टेंट इतना ही है। इन कुछ ओर्स को और उनके केमिकल फॉर्मूलाज पे एक बार आप ध्यान दे लेना, ठीक है, आपको समझ आ जाएगा। वही अगर हम वापस चले, अगर हम बात करें एक्सट्रैक्शन की, तो एक्सट्रैक्शन में आपको क्या देखना है कि जो अर्थ क्रस्ट है उसमें क्या लिखा हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ जो अनरिएक्टिव मेटल्स हैं, जैसे नीचे वाले थे, रिएक्टिविटी सीरीज याद करो, ये जो नीचे वाले थे, नीचे वाले कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, ये सब कैसे हैं, अनरिएक्टिव हैं या लेस रिएक्टिव है। नीचे वाले दो तो अनरिएक्टिव ही हैं, उनसे ऊपर वाले कम रिएक्टिव हैं। रिएक्टिव तो है पर थोड़े कम रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, या थोड़ा टाइम लेकर रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये कैसे करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे नेचर में अकेले, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, अगर हम पढ़े, सम मेटल्स फाउंड इन अर्थ क्रस्ट इन फ्री स्टेट, फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है, मतलब किसी और चीज के साथ जुड़कर ना सल्फाइड बना रहे हैं, ना ऑक्साइड बना रहे हैं, ना कार्बोनेट बना रहे हैं, अकेले प्रेजेंट है। वहीं सम आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड्स, कुछ कैसे प्रेजेंट है, अपने कंपाउंड्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। द मेटल्स एट द बॉटम ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज आर लीस्ट रिएक्टिव, जो रिएक्टिविटी सीरीज के बॉटम में प्रेजेंट है वो कैसे हैं, लीस्ट रिएक्टिव। देखो यहाँ पे लिखा भी है लीस्ट रिएक्टिव है। वही अगर हम बात करें, जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है आपको गोल्ड का, सिल्वर का, प्लेटिनम का, कॉपर का, ठीक है। देखो यहाँ पे भी आपको दिया हुआ है, गोल्ड है, सिल्वर है, इसके नीचे ही प्लेटिनम भी आएगा, और यहाँ पे आपको कोड दिया हुआ है, ये सभी कॉपर दिया हुआ है, ये सभी कैसे हैं आपके, ये सभी कैसे हैं आपके लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, और कैसे एग्जिस्ट करेंगे, आपका फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। कॉपर एंड सिल्वर की अगर हम बात करें, फाउंड इन कंबाइंड स्टेट एज देयर सल्फाइड या ऑक्साइड, ठीक है, मतलब कुछ ऐसे भी होते हैं, एक तो कॉपर का एग्जाम्पल इन्होंने ले लिया, ठीक है, और एक सिल्वर का, जो कैसे रहेंगे, या तो अपना सल्फाइड बना के रहेंगे या ऑक्साइड। ज्यादातर केसेस में क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। क्यों बनाया जा रहा है ऑक्साइड, देखो एक सिंपल बात समझना, जैसे अभी इन्होंने किसकी बात की, वो वाले मेटल्स की बात की जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे प्रेजेंट हैं, ठीक है, देखो ध्यान से समझना, वो वाले मेटल्स की बात की जो रिएक्टिविटी सीरीज में कहाँ प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट है, नीचे प्रेजेंट है, और वो कम रिएक्टिव है। तो क्या होगा, आपको कुछ ज्यादा परेशान नहीं होना। जैसे अगर हम बात करें, गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये तो रिएक्ट कर ही नहीं रहे, ये तो फ्री स्टेट में। वहीं इन्होंने एग्जांपल ले लिया, कॉपर है, सिल्वर है, ये कैसे हैं, ये थोड़े लेस रिएक्टिव हैं, पर ये रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये क्या करेंगे, जैसे हमारा कोई मेटल ए है जो लीस्ट नीचे रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे एग्जिस्ट कर रहा है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, और ये क्या बना लिया, इसने ऑक्साइड बना लिया, ठीक है, ऑक्साइड बना लिया। अब जब ऑक्साइड बन जाएगा तो आपको क्या चाहिए, बेसिकली आपको क्या चाहिए, आपको अपना मेटल वापस चाहिए। मेटल वापस नहीं, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, किसी कंपाउंड की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, नहीं तो मिनरल है, ठीक है, मिनरल है, तो इस मिनरल से आपको प्योर मेटल निकालना है। तो आप क्या करोगे, इस AO को क्या करवा दो, रिड्यूस,
ठीक है, क्या करवा दो, रिडक्शन। रिडक्शन याद है, रिडक्शन में या ऑक्सीडेशन में क्या होता था, रिडक्शन दो तरह से आप समझ सकते हो, या तो आप रिडक्शन में क्या करोगे, ऑक्सीजन को हटा दो, ऑक्सीजन को हटा दो, या फिर हाइड्रोजन को जोड़ दो, हाइड्रोजन को जोड़ दो। वही ऑक्सीडेशन में क्या होता था, ऑक्सीजन को जोड़ना, ऑक्सीजन को जोड़ना और हाइड्रोजन को हटाना। ठीक है, अभी हम सिंपल भाषा में चीजों को समझ रहे हैं। तो आपने अगर रिडक्शन किया तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस ये जो भी आपका कंपाउंड तैयार हुआ, एक ये जो मेटल ऑक्साइड बना, इसमें से ऑक्सीजन को अलग कर दो, तो ये आपको प्योर मेटल मिल गया। क्या मिल गया, मेटल मिल गया आपको अलग से। ठीक है, इतनी बात समझ आई, समझ आई। तो यही हमें पूरे इस चैप्टर में करना है। देखो, द मेटल्स एट द टॉप ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, जो टॉप में प्रेजेंट है, जो हमने अभी देखे, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, आप एल्यूमिनियम तक वाले ध्यान रखना जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आ रहे हैं। अगर हम इनकी बात करें, आर सो रिएक्टिव दैट दे आर नेवर फाउंड इन नेचर एज फ्री एलिमेंट। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है और ये फ्री एलिमेंट की तरह नेचर में मिल ही नहीं सकते। और वहीं जो कुछ मेटल्स है, कहां से लेके कहां तक, जिंक से लेके लेड तक। ठीक है, देखो यहाँ पे देखना, जिंक से लेके लेड तक, ये वाले, ये क्या है, ये मिडल में आ रहे हैं। ठीक है, ये मिडल, इनकी जो रिएक्टिविटी होगी वो कुछ बहुत ज्यादा भी रिएक्ट नहीं कर रहे और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये बीच वाले मेटल्स हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखते हैं। हाँ, द मेटल्स इन द मिडल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, जो मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज के मिडल में आ रहे हैं, जैसे कि जिंक, आयरन, लेड, आर मॉडरेटली रिएक्टिव। ठीक है, कैसे है, मॉडरेटली रिएक्टिव है। दे आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट मेनली एज, या तो वो, अब यहाँ पे ध्यान से याद रखना, जो मॉडरेटली रिएक्टिव वाले हैं वो क्या बनाएंगे, या तो वो सल्फाइड बना के एग्जिस्ट करते हैं, कैसे रहते हैं नेचर में, या तो वो सल्फाइड बना के रहेंगे या फिर कैसे रहेंगे, कार्बोनेट बना के। तो इन्हें एक्सट्रैक्ट करने का, ये जो सल्फाइड और कार्बोनेट के जो फॉर्म में जो मेटल्स प्रेजेंट है, के साथ जुड़ के जो मेटल्स प्रेजेंट है, उनको निकालने का तरीका, उनको एक्सट्रैक्ट करने का तरीका जो होगा वो अलग होगा। ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है उनको एक्सट्रैक्ट करने का तरीका अलग होगा, और जो कम रिएक्टिव है या बिल्कुल रिएक्टिव ही नहीं है, उनको एक्सट्रैक्ट करने का तरीका, निकालने का तरीका अलग होगा। ठीक है, द ओर्स ऑफ मेनी मेटल्स आर ऑक्साइड। ठीक है, दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन क्या है, अब ऐसा क्यों हो रहा है, अभी मैंने आपको ये सब बातें पहले बता भी दी हैं कि ऑक्सीजन क्या है, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है और अर्थ क्रस्ट में बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट भी है। ठीक है, यही चीज मैंने आपको बताई। इसीलिए हर मेटल जो रिएक्टिव है वो क्या कोशिश कर रहा है, वो जल्दी से ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाए और स्टेबल हो जाए। ठीक है, बस ये कोशिश कर रहा है, तभी उसका वो मिनरल बन जा रहा है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे हमने मेटल्स को 3 ग्रुप्स में बांट दिया, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। ठीक है, यहीं पे हम क्या करेंगे, डिफरेंट टेक्निक्स का यूज करेंगे हर तरह के मेटल को निकालने के लिए, डिफरेंट तरह के मेटल को निकालने के लिए। ठीक है, आगे अगर हम चले, ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ और के एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे ये एल्यूमिनियम और है, एल्यूमिनियम और है, नाम क्या है इसका, बॉक्साइट, अभी पीछे भी हमने नाम देखा था, और ये कॉपर का ओर है। ठीक है, समझ आया आपको। आगे हम चले, देखो इस टेबल में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हमें ओर को क्या करना पड़ेगा, ओर में से मेटल निकाल रहे हैं बेसिकली हम। ठीक है, हम ओर में से मेटल निकाल रहे हैं। तो अगर मेटल हाई रिएक्टिविटी वाला है तो हम किस प्रोसेस का यूज करेंगे, देखो यहाँ पे एंड रिजल्ट क्या होगा, प्योर मेटल मिलेगा सब में। ठीक है, यहाँ पे भी आपको एंड रिजल्ट क्या हो रहा है, प्योर मेटल मिल रहा है, और यहाँ पे भी आपको एंड में मेटल ही मिलेगा। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मॉडरेट रिएक्टिविटी आएगा यहाँ पे। ठीक है, मॉडरेट रिएक्टिविटी जो अभी हमने देखे थे ना, जिंक से लेके लेड तक के, है ना, जो हमने देखे थे मॉडरेट रिएक्टिव, या तो वो कार्बोनेट बनाएंगे या फिर वो सल्फाइड बनाएंगे। तो यहाँ पे आपको 2 प्रोसेसेस के नाम दिख रहे हैं जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, उनको एक्सट्रैक्ट करेंगे, जो कि अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी भी किसमें क्या था। और मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी बहुत एक ही तरीके से, बहुत आसान तरीके से उसे निकाला जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले एनरिचमेंट ऑफ ओर का क्या मतलब है, ठीक है, समझते हैं। Ores mined from the earth are usually contained with large amount of impurities such as soil,
सैंड एक्सेट्रा कॉल्ड गैंग। यानी कि जो ओर हम निकालते हैं जमीन से, ठीक है, उसमें बहुत सारी तरह की इम्प्योरिटीज, गंदगी होती है, जैसे कि उसके साथ कुछ मिट्टी, धरती से निकाल रहे हो तो मिट्टी प्रेजेंट होगी, कुछ कंकड़ पत्थर सैंड, ये सब चीजें प्रेजेंट होंगे, है ना, छोटी छोटी चीजें उस ओर के साथ जुड़ी हुई होंगी, है ना। तो उस सभी तरह की इम्प्योरिटीज को हम क्या बोलते हैं, गैंग कहते हैं, ठीक है, GANGUE, गैंग कहते हैं। वही द इम्प्योरिटीज मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द ओर प्रायर टू एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। सबसे पहले आपको मेटल एक्सट्रैक्ट करने से पहले क्या करना पड़ेगा, उस इम्प्योरिटी को हटाना पड़ेगा, है ना। अगर मान लो आपने अभी फ्रेश खेत से क्या किया, एकदम कोई मूली या गाजर निकाला, तो उसमें बहुत सारी मिट्टी लगी होगी, तो खाना बनाने के लिए यूज बाद में करोगे, पहले आप क्या करोगे, उस मिट्टी को झाड़ोगे। तो वही करना है यहाँ पे, वही है आपका एनरिचमेंट ऑफ ओर। उसी प्रोसेस को जिससे हम उस इम्प्योरिटी को हटा रहे हैं इज कॉल्ड एनरिचमेंट ऑफ ओर, ठीक है। द प्रोसेस यूज्ड फॉर रिमूविंग गैंग फ्रॉम द ओर आर बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द गैंग एंड द ओर। अब यहाँ पे ना बहुत सारे डिफरेंट टेक्निक्स का यूज होगा जो कि हमें नहीं पढ़ना अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसके थ्रू हम गैंग को अलग कर सकते हैं ओर में से। जैसे ओर है आपका, उसके साथ बहुत सारा गैंग जुड़ा हुआ है, ठीक है, मतलब इम्प्योरिटीज है, तो हम कई सारी फिजिकल प्रोसेसेस का यूज करके इसको अलग कर देंगे और इसको अलग कर देंगे, ठीक है। जो कि बस मेरे को बताना था कि एनरिचमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है, किस तरह से अलग कर रहे हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए समझना। वही सबसे पहले यहाँ पे बात की जा रही है कि अगर हमें एक्सट्रैक्ट करना है, क्या एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन एक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज में जो लो मेटल्स हैं, जैसे आपका गोल्ड हो गया, जैसे आपका सिल्वर हो गया, जैसे आपका प्लेटिनम हो गया, इनका, या उससे जो थोड़े ऊपर आए, ठीक है, मर्क्यूरी हो गया, कॉपर हो गया, उनको कैसे हम कौन सी टेक्निक की मदद से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, बहुत आसान है, ध्यान से सुनना। मेटल्स लो इन एक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव, बहुत ही अनरिएक्टिव है। हम बार बार वही चीज मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। वही जो, जैसे अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज देखोगे, ठीक है, यहाँ पे देखो आप रिएक्टिविटी सीरीज, ये रहा, है ना। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो नीचे वाले जो थे, ठीक है, इसके बाद जो प्लेटिनम है, ये सभी कैसे हैं, अनरिएक्टिव हैं। पर जो ऊपर वाले हैं कुछ, जैसे कि कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, ये सब कैसे हैं, थोड़े से रिएक्टिव हैं, ठीक है, ये थोड़ी सी रिएक्टिविटी शो करते हैं। तो उनको उस केस में ये कुछ कंपाउंड बना के रह रहे होंगे, तो हम लेड को, हम आपके कॉपर को, मर्क्यूरी को, इनको कैसे निकाल रहे हैं वो टेक्निक्स अब हम देखेंगे, ठीक है। उनको कैसे हम निकाल रहे हैं वो टेक्निक्स हमें देखनी है। देखो क्या करेंगे, पहली बात तो ये मेटल्स कैसे, या ये जो मिनरल्स हैं, मेटल्स हैं, वो कैसे एग्जिस्ट करेंगे नेचर में, ऑक्साइड बना के, ठीक है। सिंपल इन्होंने क्या किया, ऑक्साइड बनाया। द ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल, ऑक्साइड कैसे बना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गए। ऑक्साइड ऑफ दीज मेटल कैन बी रिड्यूस, आप क्या कर दो, रिड्यूस कर दो। मैंने अभी पीछे आपको बता दिया ये प्रोसीजर, ठीक है। मेटल क्या करेगा, मेटल ऑक्साइड बना के रहेगा, ठीक है। जैसा अभी हमने देखा, मर्क्यूरी ऑक्साइड बनाएगा, आपका कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। तो आप क्या करो, उस ऑक्साइड का रिडक्शन कर दो, ठीक है, रिड्यूस कर दो। यानी रिड्यूस करना मतलब ऑक्सीजन को हटाना, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका रिक्वायर्ड मेटल मिल जाएगा। सिंपल इतना ही करना है। एग्जांपल सिनेबार, ठीक है, सिनेबार क्या है आपका, और है मर्क्यूरी का, ठीक है, HgS, ठीक है, ये क्या है, और है मर्करी का। व्हेन इट इज हीटेड इन एयर इट इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू मर्करिक ऑक्साइड, ठीक है, पहले ये मर्करी ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। ये एक और था, ठीक है, ये एक और था। अब क्या होगा, हम इसका पहले क्या करेंगे, ऑक्साइड बनाएंगे। ऑक्साइड बनाने का पर्पस ही ये है, ऑक्साइड बना, ताकि हम आगे जब ऑक्साइड बन जाए उससे हम क्या कर दे, उसमें रिडक्शन कर दे और मरकरी मिल जाए। ध्यान से देखो, HgS इस फॉर्म में ये नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है। कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, और बना के HgS के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, और फिर इसका ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसे हीट कर दिया। हीट करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत तो होगी ही, तो क्या बना, मर्क्यूरी ऑक्साइड बना, और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज हुई। फिर इस मर्क्यूरी ऑक्साइड को हीट करोगे तो मर्करी और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग हो जाएंगे। मर्करी क्या है, आपका रिक्वायर्ड मेटल था, जो हमें चाहिए था, ठीक है। ये आपका एक और है। और से पहले हमने क्या किया,
ऑक्साइड बनाया, ऑक्साइड बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। कैसे, क्या बनाना पड़ेगा? ऑक्साइड बनाना पड़ेगा, तभी आप क्या कर सकते हो, ऑक्साइड में क्या कर दो, रिडक्शन करवा दो, मतलब ऑक्सीजन को हटा दो, ठीक है। आगे यहाँ पे आपको कॉपर के साथ भी दिखा रखा है Cu2S, ठीक है, कॉपर सल्फाइड। इसके साथ आप अगेन इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करो, कॉपर ऑक्साइड बना। अब इस कॉपर ऑक्साइड को आप क्या कर दो, हीट कर दो, तो क्या बन गया आपका, क्या बन गया आपका, कॉपर आपको मिल गया, ठीक है, कॉपर आपको मिल गया। आगे अगर हम चले, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। अब जो मिडल में रह रहे हैं, हमेशा ध्यान रखना वो क्या करेंगे, या तो वो क्या करेंगे, कार्बोनेट के साथ कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है, या फिर वो सल्फाइड बनाएंगे, ठीक है। क्या लिखा है, द मेटल्स ऑफ एक्टिविटी सीरीज सच एज आयरन, जिंक, लेड, कॉपर एक्सेट्रा आर मॉडरेटली रिएक्टिव, ठीक है। दीज आर यूजुअली प्रेजेंट इन सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स इन नेचर। कैसे एग्जिस्ट करेंगे, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया, या तो सल्फाइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे नेचर में, या फिर कैसे नेचर में रहेंगे, ये कार्बोनेट की फॉर्म में। कैसे रहेंगे, कार्बोनेट की फॉर्म में, ठीक है। अब जो सल्फाइड की फॉर्म में प्रेजेंट है, उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो हम प्रोसेस यूज कर रहे हैं वो क्या है आपका, रोस्टिंग। क्या है, रोस्टिंग। वही जो आपका प्रेजेंट है कार्बोनेट की फॉर्म में, उसके लिए जो हम एक्सट्रैक्शन के लिए प्रोसेस यूज कर रहे हैं वो है आपका कैल्सिनेशन। क्या है आपका, कैल्सिनेशन, ठीक है, कैल्सिनेशन। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। देयरफॉर प्रायर टू रिडक्शन, अब रिडक्शन करने से पहले मेटल सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स को क्या करना पड़ेगा, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी ये सल्फाइड और कार्बोनेट की फॉर्म में तो मेटल पहले से ही प्रेजेंट है, पर अगर हमें मेटल चाहिए, सिर्फ मेटल चाहिए, सल्फाइड हटाना है, कार्बोनेट हटाना है, तो पहले हम क्या करेंगे, ऑक्साइड बनाएंगे, ठीक है। सिंपल है, हम क्या करेंगे, पहले उसका ऑक्साइड बनाएंगे, ऑक्साइड बनाएंगे, उसमें से ऑक्साइड में से क्या होगा, फिर रिडक्शन करवा दो, सिंपल, आपको मिल गया जो चाहिए था, मेटल मिल गया। जैसे देखो यहाँ पे अगर हम रोस्टिंग में बात करें, डिफरेंस क्या है, रोस्टिंग में क्या होगा कि आप उस मेटल को या उस मेटल के ओर को क्या करोगे, ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा हाई प्रेजेंस में, मतलब एक ऐसी जगह बर्निंग करोगे उस ओर की जहां पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। आपने उसे हीट किया तो ये क्या बन गया, जिंक ऑक्साइड बन गया। अब जिंक ऑक्साइड का आप क्या कर दो, रिडक्शन कर दो, क्या कर दो, रिडक्शन कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, जिंक मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, जिंक मिल जाएगा। वहीं अगर हम बात करें कार्बोनेट ओर की, कार्बोनेट ओर के केस में आप क्या करोगे, कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में एक बात याद रखना कि यहाँ पे ऑक्सीजन की एब्सेंस में प्रोसेस होता है। कैसे होता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में प्रोसेस होता है। कैसे होता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में प्रोसेस होता है। देखो जिंक कार्बोनेट दिया हुआ है आपको, जब आप उसे हीट कर रहे हो पर ऑक्सीजन की एब्सेंस में, तो क्या हुआ, जिंक ऑक्साइड बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गई। अब इस जिंक ऑक्साइड को क्या कर दो, अगेन रिड्यूस कर दो, ठीक है। तो अगेन रिड्यूस करवा दोगे तो आपको जिंक मिल जाएगा, जो आपको चाहिए था, आपका रिक्वायर्ड मेटल। एक बार पढ़ते हैं रोस्टिंग में क्या हो रहा है, सल्फाइड ओर्स, जो सल्फाइड ओर है वो कन्वर्ट हो रहा है ऑक्साइड में, पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, बहुत ज्यादा एयर की प्रेजेंस में, बहुत ज्यादा एयर से क्या मिला, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन मिला। वही कैल्सिनेशन में क्या हुआ, द कार्बोनेट ओर्स आर चेंज्ड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर, ठीक है, लिमिटेड एयर में करोगे, ठीक है, इसे हम कहते हैं कैल्सिनेशन। ये दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, रोस्टिंग क्या है, कैल्सिनेशन क्या है। एक में रोस्टिंग में ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है या एयर प्रेजेंट है, वही कैल्सिनेशन में है ही नहीं, ठीक है। रोस्टिंग सल्फाइड ओर्स के लिए किया जाता है, कैल्सिनेशन कार्बोनेट ओर्स के लिए किया जाता है, ठीक है। रोस्टिंग सल्फाइड ओर्स के लिए और कैल्सिनेशन किसके लिए किया जाएगा, कार्बोनेट ओर्स के लिए, ठीक है, कार्बोनेट ओर्स के लिए, ठीक है। आगे अगर हम चले, आगे आपको क्या दिया हुआ है,
मिडल रिएक्टिविटी सीरीज के लिए दिया हुआ है। देखो अब इन्होंने क्या किया, रिडक्शन के लिए क्या प्रोसीजर यूज किया है, रिडक्शन करना है ना आपको, तो इन्होंने क्या लिया, कुछ आपको कार्बन ले लिया, ठीक है, कार्बन की मदद से ये रिडक्शन करवा रहे हैं। देखो तो यहाँ जिंक ऑक्साइड है और यहाँ कार्बन दिया हुआ है, आप कोक ले सकते हो, कोल ले सकते हो, जिस भी सोर्स से आपको कार्बन मिले, और फिर आपको क्या मिल गया, आपका जिंक, एक रिक्वायर्ड मेटल, जो भी आपको मेटल चाहिए था वो मिल गया। ये क्या है, आपका रिडक्शन का प्रोसेस है। रिडक्शन ऐसे हो सकता है, ठीक है, आप ऐसे भी रिडक्शन करवा सकते हो, ठीक है, समझ आया आपको। किसके केस में, मिडल रिएक्टिविटी वाली मेटल्स के केस में ये कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि जिंक था, जैसे कि और क्या था आपका, लेड था, ठीक है, इस तरह से। देखो यहाँ पे सब कुछ आपको बताया हुआ है कि क्या क्या लिया हुआ है। आगे अगर हम चलें, यहाँ पे आपको यही सब चीजें बताई गई हैं। देखो अगर हम चले, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है मैंगनीज डाइऑक्साइड का। जब उसे हीट करते हैं हम, किसके साथ हीट करते हैं हम, एल्यूमिनियम के साथ। तो याद करो मैंगनीज डाइऑक्साइड ये क्या है, एक मेटेलिक ऑक्साइड है। क्या है ये, एक मेटेलिक ऑक्साइड है, प्रोसेस वही है, ठीक है, मेटेलिक ऑक्साइड है। अभी समझ आएगा क्या हो रहा है, इसको थोड़ा देख लेना ध्यान से। मेटेलिक ऑक्साइड है और यहाँ हमने एल्यूमिनियम, एक दूसरा मेटल है, इसका क्या लिया हमने, पाउडर लिया। तो यहाँ पे एक क्या हुआ, वही आपका रिडक्शन रिएक्शन हुआ और आपको मैंगनीज अलग से मिल गया, ठीक है, मैंगनीज आपको चाहिए था, मैंगनीज ऑक्साइड में से आपको मैंगनीज चाहिए था, वो मिल गया। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, और साथ में आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड या एल्यूमिना मिला और हीट भी रिलीज हुई, हीट भी रिलीज हुई। तो इसी प्रोसेस को इस प्रोसेस में बेसिकली क्या हुआ, एक तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, कैसे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मैंगनीज में से ऑक्साइड हटके, ऑक्सीजन हटके किसके साथ जुड़ रहा है, एल्यूमिनियम के साथ, ठीक है। तो एल्यूमिनियम ने क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया है ना, किसको, मैंगनीज को, और खुद ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया। और यहाँ पे हीट भी रिलीज हो रही है, तो इसीलिए जो जिस रिएक्शन में किसी तरह की एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी आपको प्रोडक्ट में मिलेगी, उसे आप क्या बोलोगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, थर्मिट रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे थर्मिट रिएक्शन भी बोलते हैं। पर कब बोलते हैं, जब हम आयरन ऑक्साइड, देखो क्या होता है, आपने ट्रेन के जो ये होती हैं पटरियां है ना, जिस पे ट्रेन चलती है, उसमें कहीं मान लो कोई ब्रेक आ गया, कुछ टूट गया, तो हमें उसे जोड़ने के लिए जिस प्रोसेस का, जिस तरीके का यूज करते हैं, उसमें जो रिएक्शन इन्वॉल्व होती है वो होती है आपकी थर्मिट रिएक्शन। बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो इनफैक्ट द रिएक्शन आयरन ऑक्साइड, यहाँ पे हमने जो मेटेलिक ऑक्साइड लिया वो कौन सा आपका Fe2O3 आयरन ऑक्साइड, इसको एल्यूमिनियम के साथ हमने क्या किया, रिएक्ट करवाया। तो रिएक्शन कुछ ऐसे होगा, आयरन मिलेगा, आयरन मेटल मिलेगा लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, आयरन मेटल मिलेगा। अब वो जो बने होते हैं ट्रैक है ना, वो जो ट्रैक बना हुआ है, पटरी बनी हुई है, वो किससे बनी हुई है, आयरन से बनी हुई है। तो हमने आयरन ऑक्साइड में से आयरन निकाल लिया और उस पटरी के गैप में जहां पे वो ब्रेक आया, मान लो ये ऐसे ट्रैक था है ना, ट्रैक था और ये बीच से टूट गया ऐसे, तो हम यहाँ पे ये रिएक्शन करवाते हैं, जैसे भी करवाएं, और यहाँ इस गैप में क्या भर देंगे, पूरा आपका आयरन भर देंगे, ठीक है, क्या भर देंगे, आयरन भर देंगे। ये रिएक्शन उस प्रोसीजर में हो रही होगी, देखो ऐसे पकड़ रखा है, इस तरह से पिक्चर क्लियर नहीं, इस मशीन में ये रिएक्शन हो रही है और नीचे से क्या निकल रहा है, रिएक्शन होने के साथ लिक्विड आयरन निकल रहा है, जो कुछ टाइम बाद टेम्परेचर की वजह से क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। इसको ही क्या बोलते हैं, थर्मिट रिएक्शन बोलते हैं। और ये कैसा है, बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक है, क्योंकि हीट निकल रही है, ठीक है। अब यही सब बातें थी, आप और क्या दिया हुआ है देखते हैं। They cannot be obtained from there. The metals up in reactivity series are very reactive, जो हाई है, ऊपर की तरफ है, ठीक है। They cannot be obtained from their compounds by heating with carbon. अब हम किसकी बात कर रहे हैं, जो बहुत ही ज्यादा हाई रिएक्टिव है, ठीक है, हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल्स। तो उसमें हम कार्बन के साथ रिडक्शन, जो अभी हमने किया था ना मिडल वाले में, कि कार्बन के साथ मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करवा दिया कार्बन के साथ, तो मेटल अलग हो गया। अब ये चीज हम हाई रिएक्टिविटी वाले में नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, यहाँ जिस प्रोसेस का हम यूज करेंगे वो क्या होता है आपका इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस, जिस प्रोसेस का हम इस्तेमाल करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रो का क्या मतलब है, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिसिटी। इसमें दो शब्द आ रहे हैं, एक है इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रिसिटी,
जो रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरा है लिसिस, ठीक है। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी और लिसिस मतलब ब्रेक डाउन, ठीक है। लिसिस मतलब ब्रेक डाउन। तो हम क्या करेंगे, हम एक ऐसी टेक्निक का, एक ऐसे तरीके का इस्तेमाल करेंगे जिसमें अब ये जो बॉन्ड है ना हाईली रिएक्टिव मेटल से सबसे ऊपर वाले है ना, जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज थी, देखो फिर से देखते हैं, ये जो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज थी, देखो इसमें जो ऊपर वाले मेटल्स थे, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये क्या है, हाईली रिएक्टिव है। तो ये बहुत ज़्यादा एकदम ऐसे क्या बोलोगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना के रह रहे हैं, है ना, बहुत ही ज़्यादा एक साथ चिपके हुए हैं, जिस भी मिनरल की फॉर्म में एग्जिस्ट है, ज़्यादातर ऑक्साइड्स ही होंगे। तो देखो क्या होगा कि अब इनके जो बॉन्ड को तोड़ना भी मुश्किल है ना, जाहिर सी बात है, इनके बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे, अब ये जो बॉन्ड है ये नॉर्मल सिंपल कार्बन के साथ नहीं टूट जाएगा, हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, बिजली का झटका देंगे, है ना, फिर उसकी मदद से हम उन बॉन्ड्स को अलग कर देंगे और अपने मेटल को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हो और बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो, ठीक है। इतनी बात समझ आई। आगे देखिए, देखो यहाँ पे एक प्रॉपर रिएक्शन हो रही है, एक आपको कैथोड टर्मिनल होगा, एक एनोड, ठीक है। इतना अगर आप डिटेल में ना भी जाएं तो भी आप समझ जाएंगे कि क्या चीज हो रही है, ठीक है। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलिसिस का यूज कौन से वाले मेटल्स कर रहे हैं, ठीक है, कौन से वाले मेटल्स कर रहे हैं। अगर हम आगे चले तो यहाँ पे आपको रिफाइनिंग ऑफ मेटल का बताया हुआ है। रिफाइनिंग का क्या मतलब होता है, रिफाइनिंग मतलब अब हमें मेटल तो मिल गया, ठीक है, अभी जो इतने सारे हमने एक्सट्रैक्शन के तरीके देखे उससे हमें मेटल तो मिल गया, बट फिर भी मेटल में कुछ गंदगी अभी भी प्रेजेंट है। तो हमें वो जो कुछ गंदगी प्रेजेंट है उसको भी हटाना है, ठीक है, उसको भी हटाना है। तो हम क्या करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं, और जिस प्रोसेस का हम इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा है आपका, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। जिस प्रोसेस का हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या, कौन सा है आपका, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। कौन सा है आपका, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है। इतनी बात समझ आई। देखो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग की अगर हम बात करें तो ये कई सारे मेटल्स के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि आपका कॉपर हो गया, जिंक हो गया, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा, ठीक है। यहाँ पे इस प्रोसेस में क्या करेंगे, हम एक स्ट्रिप लेंगे जिसको इम्प्योर मेटल इज मेड द एनोड। हाँ देखो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, जो इम्प्योर मेटल है, सबसे पहली बात मान लो हमें कॉपर का निकालना है, जैसे इन्होंने कॉपर का किया, ठीक है, कॉपर में से, इम्प्योर कॉपर में से हमें प्योर कॉपर चाहिए। तो एक तरफ हमें क्या लेना पड़ेगा, एक तरफ हमने क्या लिया, एनोड लिया, ठीक है, एक तरफ हमने क्या लिया, एनोड लिया, और ये कैसा है, पॉजिटिव टर्मिनल है, और दूसरी तरफ हमने क्या लिया, कैथोड लिया, ठीक है, ये कैथोड लिया, ये क्या है आपका, ये क्या है आपका नेगेटिव टर्मिनल है। अब कैथोड पे आप क्या लोगे, प्योर मेटल की स्ट्रिप लोगे। कौन सा प्योर मेटल लोगे मैम, जो भी आपके पास इम्प्योर मेटल प्रेजेंट है। मान लो हमने यहाँ पे इधर एनोड पे हमने क्या लिया, इम्प्योर मेटल लिया कॉपर का, ठीक है, इम्प्योर मेटल लिया कॉपर का, ठीक है, कॉपर का लिया इम्प्योर मेटल। तो यहाँ पे हम कॉपर का ही प्योर मेटल लेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम कॉपर का ही प्योर मेटल लेंगे। अब इस टेक्निक में बेसिकली होगा क्या कि इस इम्प्योर मेटल में से कॉपर निकलेगा, ठीक है, कॉपर निकलेगा, और इस प्योर वाली स्ट्रिप पे, पतली सी स्ट्रिप है ये कैसी है, थिन स्ट्रिप है, इस पे जाके डिपॉजिट होता जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ जब हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की ना, तभी तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है। साथ ही साथ क्या निकलेंगी, इम्प्योरिटी निकलेंगी, ठीक है, इम्प्योरिटी निकलेंगी। अब वो जो इम्प्योरिटी है वो दो तरह की है, या तो वो सॉल्यूबल है, या तो वो इनसॉल्यूबल है। अगर वो सॉल्यूबल है तो यहाँ पे जो भी सोल्यूशन है, ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है, उसमें जाके घुल जाएगा, मिक्स हो जाएगा। वहीं अगर वो इनसॉल्यूबल है तो वो नीचे जाके जम जाएगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, एनोड मड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनोड मड बोलते हैं। देखो यहाँ पे आपको इस पूरे थ्योरी में सब कुछ लिखा होगा, ठीक है, आप पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। ये जो आपने सोल्यूशन लिया इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, जिसमें ये रिएक्शन हो रहा है, ये क्या है, एक मेटेलिक सॉल्ट है, किसी मेटल का सॉल्ट लेंगे हम, ठीक है। एनोड पे हम क्या लेंगे, इम्प्योर मेटल ले रहे हैं, और कैथोड पे हम क्या ले रहे हैं, एक थिन प्योर मेटल की स्ट्रिप ले रहे हैं, ठीक है। अब इम्प्योर पे से मेटल निकल रहा है, सिर्फ कॉपर ही तो निकलना है, तो कॉपर निकला,
प्योर वाले पे जाके जम गया, और जो इम्प्योरिटीज हैं वो या तो सॉल्यूशन में मिक्स हो गई या फिर नीचे जाके जम गई, जिसे हम एनोड मड भी कह रहे हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी टॉपिक जिसे हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। कोरोजन पे क्वेश्चंस बनते हैं, कोरोजन और वही रस्टिंग, है ना, जो आपने हमेशा से पढ़ा है, सुना है। समझो कोरोजन क्या है, कोई भी मेटल सरफेस अगर वो ऑक्सीजन से या एयर के प्रेजेंस में रह के अपना उसका जो सरफेस है वो खराब हो जाए, ठीक है, सिंपली अगर हम सिंपल शब्दों में बोले तो उसका जो ऊपर का जो मेटलिक सरफेस है वो खराब हो जाए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं आपका, कि वो मेटल क्या हो गया, कोरोड हो गया। ठीक है, उसका कोरोजन हो गया या उस पर जंग लग गया। ठीक है, अब डिफरेंट मेटल्स पे कोरोजन होता है, या तो हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि वो जो मेटल है उसका सरफेस कैसा था, पहले शाइनी था और फिर कोरोजन होने के बाद वो कैसा दिखने लगा, डल हो गया। ठीक है, उसकी अपीयरेंस डल हो गई। जैसे यहाँ पे इन्होंने सिल्वर का एग्जांपल दिया हुआ है, क्या है ये देखो, एक पॉलिश्ड नई वाली सिल्वर स्पून है, कुछ दिनों बाद वो टार्निश्ड हो गई, मतलब उसका कलर जो उसकी शाइन थी वो चली गई। ठीक है, silver article become black after some time when exposed to air. This is because it reacts with sulfur in air to form a coating of silver sulfide. ठीक है, उसने क्या किया, हवा में एक क्या प्रेजेंट थी, सल्फर प्रेजेंट था। ठीक है, हवा में सल्फर प्रेजेंट था, उसके साथ रिएक्ट कर लिया और अब जो एक सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग उसके ऊपर चढ़ गई। ठीक है, और वो क्या हो गया, टार्निश, खराब हो गया। ठीक है, वही कॉपर, अगर हम बात करें कॉपर पे क्वेश्चन आता है, कॉपर के पाइप्स बनते हैं, है ना, कई सारी चीजें। कॉपर पे जब उसका कोरोजन होता है तो उसका कलर आपसे पूछा जा सकता है, कैसा हो जाता है, ग्रीन कलर का। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो ग्रीन पैचेस आपको दिख रहे हैं, ठीक है, जो ग्रीन पैचेस आपको दिख रहे हैं वो अपना ब्राउन शाइनी अपीयरेंस खोता जा रहा है, और ये ग्रीन सब्सटेंस है क्या, बेसिकली कॉपर कार्बोनेट। तो कॉपर ने क्या किया, रिएक्ट किया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो उसे एटमॉस्फेयर से मिली, और क्या बन गया, आपका कॉपर कार्बोनेट बन गया, जो कि कैसा है, ग्रीन कलर का है। ठीक है, वही अगर हम बात करें बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि क्या है आपका, रस्टिंग, जो हमेशा आता है। रस्टिंग किस में होती है, आयरन में। आयरन किसके साथ रिएक्ट करता है, एयर के साथ और मॉइस्चर के साथ। ठीक है, दो चीजों के साथ, एक तो एयर और दूसरा मॉइस्चर। ठीक है, मॉइस्चर मतलब वाटर वेपर, हवा में जो आपके या एटमॉस्फेयर में जो आपके क्या प्रेजेंट है, गैसियस फॉर्म में वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, उनके साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, रस्ट बनाएगा। क्या बनाएगा, रस्ट, जंग बनाएगा। जंग कैसा होता है, जंग कैसा होता है, बेकार से कलर का होता है ना, और ऐसे फूला फूला सा हो जाएगा। जो एक आयरन की जो नेल है उसका कलर एकदम बदल जाएगा, एकदम अभी कैसा था, ग्रे था, ग्रे से अब रस्ट का कलर कैसा होता है, ब्राउन हो जाएगा। ठीक है, ब्राउन हो जाएगा। ठीक है, ये कैसा था, आयरन ग्रे कलर का था, और ये कैसा हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा। इसी को बोलते हैं रस्टिंग। अब रस्टिंग या कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले रस्टिंग को हम कैसे कैसे अवॉइड, या कोरोजन को हम कैसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, होने से रोक सकते हैं। देखो, बहुत सारी जगहों पे आयरन का यूज होता है, जैसे आयरन आपके पुल्स, ब्रिजेस वगैरह बनाने में यूज होते हैं, कुछ बिल्डिंग्स में यूज होता है। अगर इस तरह से एयर के और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट होता रहेगा तो खराब हो जाएगा, इससे वो जो भी बिल्डिंग्स वगैरह हैं वो खराब हो जाएंगी, तो कहीं ना कहीं लाइफ को भी डेंजर है। ठीक है, इस प्रोसेस से, तो हमें इसे होने से रोकना पड़ेगा। तो कुछ तरीके हमें अपनाने पड़ेंगे, जैसे कि हम पेंट कर सकते हैं, ठीक है, उस मेटेलिक ऑब्जेक्ट के ऊपर हम उसे ऑयलिंग कर सकते हैं, मतलब टाइम टाइम पे उस पे ऑयल की लेयर चढ़ाते रहे, ग्रीस लगा सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं, या फिर गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें आप एक मेटल के ऊपर, ठीक है, जिस पे भी आपका कोरोजन हो रहा है उसके ऊपर किसी दूसरे मेटल की लेयर चढ़ा दो। ठीक है, क्या करो, एक मेटल है ये आपका जिस पे कोरोजन हो सकता है, इसके ऊपर क्या करो, आप किसी दूसरे मेटल की लेयर चढ़ा दो, ताकि पहले जो एटमॉस्फेयर से एक्सपोजर हो इस दूसरे मेटल का हो, ठीक है, नीचे वाले का बाद में हो। ठीक है, तो क्या है, क्रोमियम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग हमने पहले भी पढ़ा था, और अलॉय बना के। अलॉय क्या होता है ये भी मैं आपको समझाऊंगी, अभी देखेंगे हम।
ठीक है, गैल्वेनाइजेशन इज द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्ट बाय कोटिंग देम विद थिन लेयर ऑफ जिंक। ठीक है, तो गैल्वेनाइजेशन में पूछा जा सकता है कि कौन कौन से मेटल्स को बचाया जा रहा है। एक तो स्टील को बचा रहे हैं, दूसरा आयरन को बचा रहे हैं, किससे, जंग लगने से, और उसके ऊपर किसकी लेयर चढ़ा रहे हैं, जिंक की लेयर चढ़ा रहे हैं। ठीक है, पहले जिंक का एक्सपोजर होगा एटमॉस्फेयर से। ठीक है, द गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रस्टिंग इवन इफ द जिंक कोटिंग इज ब्रोकन। ठीक है, समझ आया आपको। आगे चले, अलॉइंग। अलॉइंग क्या होता है, ये भी एक तरीका है जिससे हम आपके मेटल को रस्टिंग होने से या कोरोजन, मेटल का कोरोजन होने से बचा सकते हैं। अलॉइंग में क्या होता है, हम किसी मेटल का क्या करेंगे, अलॉय बना देंगे। ठीक है, क्या बना देंगे, अलॉय। अब मैम ये अलॉय है क्या, बेसिकली अलॉय एक होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, जिसमें हम या तो दो मेटल्स को लेंगे, मेटल 1 प्लस मेटल 2, दोनों को मेल्ट करेंगे और मिक्स कर देंगे, अच्छे से घोल देंगे, कोई नई चीज बन जाएगी, वो अलॉय है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, एक मेटल और एक नॉन मेटल को लेंगे, ठीक है, और इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे और एक नई चीज बनेगी जिसकी प्रॉपर्टीज पहली वाली चीज से अलग होगी। ठीक है, एन अलॉय इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और ए मेटल एंड ए नॉन मेटल। ठीक है, इट इज प्रिपेयर्ड फर्स्ट मेल्टिंग द प्राइमरी मेटल एंड डिसॉल्विंग द अदर एलिमेंट इन इट। ठीक है, समझ आया। फिर ये रूम टेम्परेचर पर कूल हो जाता है। जो चीज मैंने आपको बताई वही थी। देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, क्या क्या है। व्हेन आयरन इज मिक्स्ड विद निकल, जब हम आयरन को किसके साथ मिक्स कर रहे हैं, निकल के साथ और क्रोमियम के साथ। ठीक है, क्रोमियम के साथ, तो क्या मिल रहा है आपको, स्टेनलेस स्टील मिला। ठीक है, क्या मिला आपको, स्टेनलेस स्टील। ठीक है, स्टेनलेस स्टील का आपने नाम सुना होगा, बर्तन बनते हैं, विच इज हार्ड एंड डज नॉट रस्ट, जो कि हार्ड है। देखो स्टील में तो स्टेनलेस स्टील, ठीक है, स्टील में रस्टिंग हो रही थी, पर वहीं जब हमने क्या बनाया, एक अलॉय बनाया जिसको हमने नाम दिया स्टेनलेस स्टील, उसमें रस्ट नहीं लगेगा। वो किस किस के, 3 मेटल्स के मिलने से बना है, आयरन, निकल और क्रोमियम। ठीक है, Thus, if iron is mixed with some other substance, its property changes. It means अगर आप आयरन को किसी और चीज के साथ मिक्स कर दोगे, उसकी प्रॉपर्टी बदल जाएगी। In fact, the property of any metal can be changed if it mixed with some other substance. ठीक है, सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है जिसके साथ आप मिला रहे हो। अभी मैंने बताया मेटल भी हो सकता है और नॉन मेटल भी हो सकता है। आगे चले, यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। कॉमन अलॉय जैसे कि ब्रॉन्ज किस किस से बनता है, कॉपर और टिन, ज्वेलरी बनाने में और हार्डवेयर्स बनाने में, इन सब चीज़ों में यूज़ होता है। ब्रास कॉपर और जिंक का ही अलॉय है। वहीं ये 1-2 चीज़ें हैं, रॉट आयरन, सोल्जर, ये सब आप याद कर सकते हो। ठीक है, ये रहने देना, इम्पॉर्टेंट है जो आप देख लोगे, इतना ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट था। हाँ, यहाँ पे आपको कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं जो कि इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। जैसे कि आपको बोला जाता है कि हम 24 कैरेट गोल्ड का हमने क्या बनाया है, ज्वेलरी बनाई है। आपको ऐसे कोई ज्वेलर बोलता होगा, बट क्योंकि देखो क्या लिखा हुआ है, प्योर गोल्ड नोन एज 24 कैरेट गोल्ड जो है वो बहुत ही सॉफ्ट है। इट इज देयरफॉर नॉट सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी, मतलब वो इतना सॉफ्ट है कि उससे ज्वेलरी बनाई नहीं जा सकती। तो वो जो लोग बोल रहे हैं आपको कि हम एकदम 24 कैरेट गोल्ड की ज्वेलरी बना रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, वो सिर्फ आपको उल्लू बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ चीजें उनके साथ मिला देते हैं, या तो सिल्वर मिला दिया या कॉपर मिला दिया, ताकि वो हार्ड हो जाए। ठीक है, जनरली इंडिया में 22 कैरेट गोल्ड का यूज किया जाता है ऑर्नामेंट्स या फिर ज्वेलरी बनाने के लिए। ठीक है, 24 कैरेट का यूज नहीं किया जा सकता, बोलते हैं, ऐसा सच नहीं है, उसमें कोई ना कोई और मेटल जैसे या तो सिल्वर या कॉपर मिक्स कर रखा है ताकि वो हार्ड हो सके। ठीक है, समझ आया। बाकी यहाँ पे आपको ब्रॉन्ज के बारे में बताया हुआ है, सोल्डर के बारे में बताया हुआ है, आप ये पढ़ लेना। ये सभी आपको अलॉयज जो मैंने दिए हैं वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनमें से ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो कुतुब मीनार का आयरन पिलर है, इसके बारे में भी आपको बताया गया है कि इस पे रस्टिंग क्यों नहीं हुई। ठीक है, तो आप ये सब पढ़ सकते हो, जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं।
आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कमेंट डाउन करके मुझे बताओ। अगर आपको कोई भी टॉपिक ऐसा लगा कि मैम ये चीज़ मुझे क्लियर नहीं है तो भी आप वो कमेंट डाउन कर सकते हो, मैं उसे पढ़ूंगी और पूरी कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट क्लास तक आपको समझा दूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।